नमस्कार साथियों। कल हमने 7 पॉइंट तक पढ़ लिए थे फर्स्ट चैप्टर के। आज हम 8वें पॉइंट पे आते हैं। 8वां पॉइंट है प्राचीन सत्ता, यानी कि हड़प्पाई समाज में कैसी सत्ता होती थी। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले लें, जैसे कि मृदभांडों, मुरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। यानी कि हड़प्पाई जो पूरा वस्तुएं हैं उनमें असाधारण एक रूपता होती थी। ये जो है उनके समाज की एक रूपता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। और हमने ये भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरे निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए प्रासाद और शासक, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक ये पुरोहित राजा दिखाया गया है। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। यानी इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं तो नहीं मिली है, लेकिन एक भवन को प्रासाद जरूर इन्होंने कहा है। यहाँ पर देखिए ये एक पत्थर की मूर्ति जो अभी हमने देखी, इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ये नाम आज भी प्रचलित है क्योंकि मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं सिंधु क्षेत्र में भी हमें मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा चुकी हैं। न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। यानी अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो अनुष्ठान करते थे वो असल में राजनीतिक सत्ताधारी थे या फिर कोई और थे, और जो अनुष्ठान करने वाले हैं उन्हें बस ऐसे करवाने के लिए बुलाया जाता था। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये भी मिलता है कि कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक थे ही नहीं और सभी को समान स्थिति प्राप्त थी। और दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि इन क्षेत्रों के अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं और नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासियों ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय में कुछ भवनों एवं सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन बनने लायक दिखता है, एक काफ़ी हार्ड और टफ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको कथन दे सकते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट कथन ये हो सकता है कि हड़प्पावासी ये माना जाता है कि हड़प्पावासियों में शासक नहीं थे, या फिर कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि एक नहीं बल्कि कई शासक थे, और कुछ और यह भी तर्क देते हैं कि यह पूरा संपूर्ण एक ही राज्य था, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह पे समानता मिलती है। एनसीईआरटी से एज इट इज़ लाइनें उठाकर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से आप सत्य या असत्य कथनों को चुनिए। तो ये सारे कथन आपके माइंड में होने बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि यहाँ पे हड़प्पा वासियों ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, ये भी हम मानते हैं। नेक्स्ट देखिए सभ्यता का अंत किस प्रकार होता है। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी कि चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों को त्याग दिया गया था 1800 ईसा पूर्व के पास, और गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों की आबादी बढ़ने लगी थी। और फिर उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मूरों, विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना।
तो हमें यहाँ पे क्या कारण मिलते हैं सभ्यता के अंत होने के, कि यहाँ की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया होगा या फिर लोगों ने इसे त्याग दिया होगा। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास, यहाँ पे देखिए एक लाइन हमने छोड़ दी थी, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पे लेखन की जो शैली है या फिर लंबी दूरी के व्यापार है, शिल्प विशेषज्ञता, ये धीरे धीरे समाप्त हो गई हो। आजकल जैसे होता है ना, मॉडर्न लोग जो है वो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं भूलते जाते हैं, क्या रीति रिवाज होते थे या फिर क्या कलाएं, हस्तकलाएं वगैरह होती थी, इस तरह से इसमें ये माना जाता है। फिर देखिए निर्माण के लिए थोड़े ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ होगा या फिर बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। एक तो बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो जाना और निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो जाना, ये भी कारण माने जा सकते हैं। ये कारण आपको बहुत सारे एक साथ मिलाकर कथनों के रूप में भी दिए जा सकते हैं, तो ये कथन आपको बहुत याद रखने हैं। इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या फिर अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहा गया है। ये जो पतन के समय की संस्कृतियाँ हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ। ये परिवर्तन कैसे हुए? जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, वनों की कटाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ या नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग इसमें सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन की ये व्याख्या नहीं करते हैं। तो पूरी सभ्यता के पतन के लिए ये नहीं माना जाता है। हो सकता है कि कुछ स्थानों पे ये स्थितियाँ घटित हुई होंगी। यहाँ पे आपको उत्तरवर्ती जो हड़प्पा है वहाँ कुछ स्थान दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मूरों लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृत भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी उपमहाद्वीप में जो नए शहरों के विकास हुए उनके लिए एक सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय लगा होगा। एक आक्रमण के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे एक आपको साक्ष्य दिया गया है, एक उद्धरण दिया गया है। इसको आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हड़प्पा पर आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। डेड मैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली। ये सभी बहुत भूरभूरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ मिला था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। इस गली का नाम क्या बताया है हमें? डेड मैन लेन, यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ मृतक मिले हैं, इसलिए इसे डेड मैन लेन कहा है। और 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उनके आभूषणों सहित मिले हैं जो इन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इनमें हमें और तो कुछ खास बात नहीं लगती है। एक तो यही है कि डेडमैन लेन, जहाँ पे हमें कुछ ये शव मिले हैं, अवशेष मिले हैं शवों के, तो ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे आक्रमण हुए होंगे। या फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद जो मानते हैं कि यहाँ पे नरसंहार हुआ होगा, और कुछ पुरातत्वविद उन पे सवाल भी उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं वो एक ही काल के नहीं हैं, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो
पुरानी सभ्यताओं में से कुछ भी चीज़ों को मानना या न मानना, ये बहुत ही विकट स्थिति होती है पुरातत्वविदों के लिए साक्ष्यों के आधार पर। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के वहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी पुरास्थल पर हाल ही में पुरातत्व आनुवांशिक अनुसंधान का उल्लेख करना आवश्यक है। यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। यह सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है। भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर राखीगढ़ी है, जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। हड़प्पा वासियों के आनुवांशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से डीएनए निकाला गया। यह शोध कार्य डेक्कन कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद एंड हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पा वासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासियों को आनुवांशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। देखिए, राखीगढ़ी से यहाँ पे जो कुछ कंकाल के अवशेष मिले हैं, इनके डीएनए निकाले गए थे, और पुरुष और स्त्री के क्रमशः 3D चेहरों की विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया गया है। चेहरे बनाए गए हैं कि ये कैसे दिखते होंगे। तो इसमें हमें कुछ खास इतना पॉइंट्स नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई, यह अब हम पढ़ेंगे। जो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था वो हम सबसे अंत में दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी की खासियत है। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज की होगी। जब लगभग सारे शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे लोग उनके विषय में भूल गए होंगे। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्र शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण या फिर खेत की जुताई के समय, खजाने के लिए खुदाई के समय धरती की सतह पर आने वाली इन अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। यानी सभ्यता के नष्ट होने के कई सालों बाद जब लोग यहाँ पर वापस रहने लगे और उन्हें खुदाई में कुछ चीज़ें मिलने लगी, तो लोग ये सोचने लगे, अर्थ लगाने लगे कि इनका क्या हुआ होगा। आर्कियोजेनेटिक्स प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के डीएनए के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आर्कियोजेनेटिक्स। प्राचीन जनसंख्या यानी पुराने समय की जो जनसंख्या, आर्कियो मीन्स प्राचीन और जेनेटिक्स मीन्स जनसंख्या या डीएनए का अध्ययन। तो आर्कियोजेनेटिक्स डीएनए का अध्ययन है। इसमें जनसंख्या इतिहास को समझने के लिए आणविक जेनेटिक्स के विभिन्न तरीके शामिल हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम। ये भी आपको याद रखना है कि पहले डायरेक्टर जनरल पुरातत्व विभाग के कौन थे, कनिंघम थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने उत्खनन आरंभ किए। तब लिखित स्रोतों का प्रयोग वो अधिक पसंद करते थे, जैसे कि साहित्य या अभिलेख हो गए। यहाँ तक कि कनिंघम की रुचि आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का भी प्रयोग किया। और कनिंघम ने देखिए ये रेखा चित्र बनाया है। कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का ये रेखा चित्र बनाया गया है। उन्हें जो मुहर मिले उन्होंने एज इट इज़ इसको बनाने की कोशिश की है। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो तीन तीर्थ यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी ही मिलती थी और उनमें से कुछ तो कनिंघम तक भी पहुंची थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तु कितनी प्राचीन हो सकती हैं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे खुद परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ तो गंगा घाटी में पनपने वाले शहरों के साथ ही होता है। तो उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए।
फिर देखिए एक नवीन प्राचीन सभ्यता जो हमें कैसे मिली, कैसे इसकी खोज हुई, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका इतिहास कि कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हम इसको 1920-21 कह सकते हैं। दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन थे। यानी सबसे पहले दयाराम साहनी ने कुछ मोहरें खोज निकाली। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। अन्य पुरातत्वविद यानी राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिले मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। यहाँ पे हमें दो फैक्ट मिलते हैं कि एक तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मोहरें खोज निकाली और उसके बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से मोहरें खोज निकाली। इनको आप बहुत ही सीक्वेंस में याद रखना, तभी जाके ये याद हो पाएंगे आपको एक के साथ एक। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, अब ये भी यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि 1924 में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल बन गए थे। इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, यानी 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता खोज निकाले। इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों और हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी थी ऐसी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यह भी पता चला। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। यहाँ पे पहले पेशेवर पुरातत्वविद की बात की जाए तो वो मार्शल हो जाएंगे। यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी उनके पास था। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी और उनमें दैनिक जीवन की पत्तियों को जानने की उत्सुकता भी थी। इधर देखिए पुरास्थल टीले और स्तर के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये पढ़ लेते हैं हम। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो पुनः भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्थल रूप में या स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, इनकी पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। यानी जहाँ पे आवासीय चीज़ें नहीं मिलती है उन्हें हम बंजर स्तर कह देते हैं। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं और इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं के स्तर अनुरूप अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक काल खंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे टीलों का स्तर विन्यास हमें दिया गया है। टीला जितना अंदर की ओर कोई वस्तु दबी हुई होगी वो पुरानी होगी और जितनी ऊपर सतह पे मिलेगी वो उतनी ही नवीन वस्तु होगी। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विज्ञान को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। यानी मार्शल क्या करते थे कि स्तर के अनुसार खुदाई न करके सबको एक ही समान मान के खुदाई करते थे, तो जो बहुमूल्य जानकारी थी वो लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें क्या आई फिर खुदाई में? 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर। अब कौन आए? व्हीलर आए
तो उन्होंने क्या किया, व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अत्यधिक आवश्यक था। तो उन्होंने क्या किया कि पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया और हड़प्पा की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया है। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम भी जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धोलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है और नए अन्वेषण अब भी जारी है। यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा के, वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद भारत में नवीन खोजें हुई और वहाँ पे पंजाब, हरियाणा आदि स्थानों, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ये सब नवीन अन्वेषणों के ही परिणाम है और अभी भी अन्वेषण जारी हैं। कुछ और नए नाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, हड़प्पा में व्हीलर ने क्या किया। मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे उनके समीप विश्राम गृह तक पहुँचे और चिंतित सहकर्मी की चेतावनी की अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए। इसके पश्चात बहुत गर्मी हो जाती है। ये अपनी जो खोज है उसकी शुरुआत का जो वो बता रहे हैं। पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए और फिर वो 5:30 बजे उठे और उन्होंने खोज के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारी गण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदाली और चाकों के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी मेरे काम के कारण, मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ ले। यानी उन्हें इतना इंटरेस्ट आया वहाँ पे खोदने में कि जो इतनी गर्मी थी, जो लोग 7:30 बजे काम ख़त्म करना चाहते थे वो लगातार 6 घंटे के बाद भी काम कर रहे थे। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यानी अब हड़प्पा को जो है विदेशी पहचान मिल गई है, पूरे विश्व में पहचान मिल गई है, तो विदेशी अन्वेषक भी आते हैं और यहाँ पे खोज करते हैं, उन्हें भी यहाँ पे इंटरेस्ट आने लगा है। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज ही पूरा कर दें। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अतीत को जोड़ के पूरा कैसे करते हैं पुरातत्वविद। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये वस्तुएं जो हैं इनसे हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा पता लगाने की, जो मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ जो सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु, और इन्हीं से ये लोग पता लगाते हैं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनर्चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती है वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के बाद कभी दोबारा नहीं प्राप्त की गई। खोजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है, और दूसरा जो अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। यानी खोजों का जो वर्गीकरण है वो एक तो उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर होता है और दूसरा उनके उपयोग के आधार पर होता है।
कोई पूरा वस्तु एक औजार है या आभूषण या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है, इस तरह से पता लगाता है। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर करते हैं। जैसे मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक और पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। यानी कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उतना तक ही अनुमान लगा पाते हैं जितना हम उस वस्तु के बारे में जानते हैं या हमने आज के समय में कुछ उसका उपयोग देखा हो। जो हमने देखा ही नहीं है हम उसका कोई अनुमान नहीं लगा पाते हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। यानी क्या वो घर में मिली, नाले में, कर्ब में या फिर भट्टी में, जहाँ भी वो मिली है उससे भी कुछ पता चलता है कि इसका क्या उपयोग हुआ होगा। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो लोग वहाँ पहनते होंगे वही लोग मूर्तियों में जो कलाकार हैं वो बनाते होंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये मात्र देवी मिट्टी की। ये जो मिली है इसके आभूषण और गहने, कपड़े, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी कैसे रहते होंगे। व्याख्या की समस्याएं। कुछ चीज़ों में व्याख्या करने में समस्या भी आती है। उनके पुनर्निर्माण के प्रयासों में आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित सी लगती है वो शायद धार्मिक महत्व की होंगी। जैसे आभूषण से लदी हुई नारी जिसके शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन शामिल है, इन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा विशाल स्नानागार, काले बंगर और लोथन से मिली वेदियाँ, यानी जिसका हमें कोई उपयोग नहीं ज़्यादा लगता है, कोई सामान्य, तो उसे हम धार्मिक महत्व की चीज़ें बना देते हैं। मुहरें जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, उनके परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक सींग वाला जानवर, आमतौर पर जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिसको आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। आइए आद्य शिव की मुहरों को देखते हैं, जिसका सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित है, रुद्र नामक देवता से इसका उल्लेख मिलता है। लिंग, ये देखिए यहाँ पे एक आद्य शिव की मुहर दी गई है। मुहर पे ये जो एक ऐसे तपस्वी की तरह बैठा दिखाया गया है, इसे आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। और शमन वे महिला या पुरुष होते हैं जो जादू या इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने में सामर्थ्य रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पत्थर, कुछ परिष्कृत मुहरें या लिंग जिन्हें दिखाया गया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट रह गए हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन और साथ ही जो कुछ पॉइंट्स बच गए हैं उन्हें लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए।